नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में पिछले 3 महीनों से जो कुछ हो रहा था उसके असर को, प्रभाव को, इम्पैक्ट को क्या टीम मोदी भांप नहीं पाई, समझ नहीं पाई? और क्या शेख हसीना से बांग्लादेश की जनता, चाहे यूथ हो, चाहे फिर वो बेरोजगार हो, फिर चाहे महिलाएं हो, चाहे परिवार हो, चाहे गरीब हो, क्या इस कदर नाराज हैं कि तख्ता ही पलट जाएगा, सरकार ही पलट जाएगी, शेख हसीना महल छोड़कर भागी जाएंगी? क्या इसका भी एहसास हमारे अफसरों को नहीं था? बिल्कुल नहीं था। एक शॉक की तरह है, सरप्राइज की तरह है। और अगर शेख हसीना का जहाज दिल्ली में ना उतरकर लंदन की तरफ बढ़ जाता, उनको दिल्ली में रुकने की जगह वो लंदन जाती, अगर ऐसा होता तो क्या कूटनीतिक के तौर पर ये एक सही फैसला होता? क्या ये एक बड़ी राहत होती? क्योंकि आज की तारीख में ये नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि शेख हसीना जो आज से कई बरस पहले भारत के लिए एक असेट थी, आज की तारीख में वो बांग्लादेश की विलेन है। ये सच्चाई है। और जो विद्रोह है उनके खिलाफ, वो इसी वजह से है कि वो एक खलनायक बन चुकी हैं। सवाल इस बात का है कि इस तरह के सिर्फ 3-4 सवाल नहीं हैं, इस तरह के कई सवाल हैं, सो मेनी क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हुई है। Deep divides and growing polarization in Bangladesh politics. अब दोस्तों, शेख हसीना की जो सरकार है वो तो चली गई, और हो सकता है कि शेख हसीना अब दोबारा बांग्लादेश जा भी ना पाए, क्योंकि हालात इतने ख़राब हैं, उनके प्रति इतना ज़्यादा रोष और गुस्सा है। लेकिन जो नई सरकार अब बनेगी, चाहे वो अंतरिम सरकार हो या बाद में चुनाव के ज़रिए नई सरकार आए, फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट है, क्या उससे हमारे देश के रिश्ते पहले जैसे होंगे जैसे शेख हसीना से होंगे? एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ी चुनौती है। और मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि बांग्लादेश ना सिर्फ एकमात्र ऐसा देश है जो भारत के बीच रचा बसा है चारों तरफ से, बल्कि बांग्लादेश के साथ, चाहे वो बांग्लादेश की सेना हो, चाहे बांग्लादेश के अफसर हो, चाहे बांग्लादेश का बिजनेस हो, चाहे बांग्लादेश की संस्कृति हो, कल्चर हो, भाषा भी हो, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की, हर स्तर पर, हर पैमाने पर बांग्लादेश और भारत जुदा नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश के साथ जो हमारा व्यापार है, इट्स रियली बिग। $16 बिलियन, $16 बिलियन का व्यापार है। आप कल्पना नहीं कर सकते। नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, आप कल्पना नहीं कर सकते इतना इंपॉर्टेंट और इतना बिग बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं ये जो बिजनेस है, इस पर भी असर पड़ा है, हमारी कूटनीति पर भी असर पड़ा है, और जो हमारे सामरिक रिश्ते हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, उस पर भी असर पड़ा है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल कि आज के दौर में जहां पाकिस्तान से रिश्ते खराब हैं, श्रीलंका और नेपाल से पहले जैसे रिश्ते नहीं हैं, क्या बांग्लादेश में अब जो कुछ हुआ है एक नई मुसीबत है, एक नया चैलेंज है? और ये अगर एक बड़ा चैलेंज है बांग्लादेश, बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ, तो इस चैलेंज से क्या मोदी सरकार निपट सकती है? क्या निपट सकती है? आज जिस तरह से विपक्ष ने ऑल पार्टी मीटिंग में भरोसा दिया मोदी सरकार, हालांकि मोदी जी उस मीटिंग में नहीं आए, लेकिन भरोसा दिया राहुल गांधी ने, भरोसा दिया समूचे विपक्ष ने कि हम आपके साथ खड़े, आप जो भी कदम लेंगे, जो भी फैसले लेंगे, हम आपके साथ खड़े, टोटल सपोर्ट। भले ही हम सदन में लड़ते रहें, भले ही आप ईडी और इनकम टैक्स के जरिए जेल में डालते रहें, लेकिन इस मुद्दे पर हम आपके साथ हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या मोदी इस चैलेंज से निपट सकते हैं? इस सिचुएशन, इस क्राइसिस सिचुएशन से मोदी जी इस देश को पार ले जा सकते हैं? अब दोस्तों, आज का जो सवाल है ये किसी इलेक्शन की खबर नहीं है, ये कोई राहुल गांधी वर्सेस मोदी नहीं है, ये कोई योगी वर्सेस अमित शाह नहीं है, या अखिलेश यादव वर्सेस बीजेपी नहीं है। आज का सवाल पूरे देश का सवाल है, बड़ा सवाल है, एक बड़ी क्राइसिस सिचुएशन है।
जिसमें हम बहुत हद तक नहीं जा सकते। हम ये भी नहीं बता सकते कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे देश को कितना नुकसान हो रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ दुश्मन कुंडली मार के बैठा हुआ है, चीन, ISI, पाकिस्तान और भी कई देश हैं जो घात लगाए बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश की दोस्ती में दरार डाली जाए। इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, वेरी सीरियस क्वेश्चन। और इसलिए आज मैंने 2 खास मेहमान बुलाए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सवाल को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर बांग्लादेश की स्थिति सुधरती नहीं, भारत सही तरह से उसको टैकल नहीं करता, निपटता नहीं, तो एक बड़ी क्राइसिस हो सकती है। इसलिए 2 खास मेहमान हैं हमारे साथ। उमाकांत लखेड़ा हैं, 30-35 वर्षों से देश की राजनीति कवर कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय भी कवर करते रहते हैं, बांग्लादेश के डेलीगेशन से भी मिलते रहते हैं, बांग्लादेश को समझते हैं। और हमारे साथ संदीप मनुधने होंगे जो विदेश नीति, अर्थनीति, राजनीति इसको समझते हैं, शिक्षाविद हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। गौर से देखिएगा इस वीडियो को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। संदीप जी, जहां हम इतनी नोक झोंक देखते हैं, राहुल गांधी और मोदी जी के बीच में खींचतान, फिर इसने उसको कुछ कहा, इसने उसको कुछ कहा, किसी ने छापे पड़वा दिए तो किसी ने जेल भेज दिया सरकार ने, किसी के पीछे, नेता के पीछे ईडी छोड़ दी। लेकिन आज हम पहली बार देख रहे हैं कि जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई तो सबके सब एक ही विचार पर, एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तृणमूल के लोग हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हो, जितने भी विपक्ष के लोग थे और सत्ता पक्ष के, अमित शाह, राजनाथ सामने बैठे थे। ये जो विपक्ष और सत्ता यानी अपोजिशन और गवर्नमेंट, ये जो एक हो गई, क्या बांग्लादेश की सिचुएशन वाकई इतनी विकट है कि अगर ये सिचुएशन और खराब हुई तो हमारे देश का नुकसान होगा? क्या कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? दीपक जी, राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं। आज उसी संसद में जीएसटी 18% मेडिकल सर्विसेज पे लगने वाला है, उसके विरोध में 250 सांसदों ने प्रदर्शन किया। और उसी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में सबने सरकार को समर्थन दिया बांग्लादेश के मुद्दे पर, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। राष्ट्रीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा चलती रहेगी, अंतरराष्ट्रीय मामलों में सारे राजनीतिक दल एक ही। लेकिन बांग्लादेश इतना सेंसिटिव क्यों, मैं ये पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं लखेड़ा साहब के पास जाऊंगा। बांग्लादेश इतना सेंसिटिव क्यों? पहला, हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट की बॉर्डर्स बांग्लादेश से लगी हुई हैं। दूसरा, इलीगल इमिग्रेशन, यहां से वहां और वहां से यहां, दोनों ही देशों में हॉट टॉपिक बने हुए हैं। तीसरा, पाकिस्तान और ISI की एंट्री, चाइना की एंट्री और रेडिकल इस्लाम की एंट्री का डर। चौथा, ये आरोप राइट विंग के कुछ बड़े जो वक्ता हैं, उन्होंने आज ही आरोप लगाया है कि अमेरिका ने दरअसल ये मैदान क्रांति वहां करवाई है जैसे यूक्रेन में करवाई थी। वो आरोप भी हो सकता है सही हो, हमें नहीं पता। इन सब आरोपों के मद्देनजर सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक होकर मोदी जी के पीछे खड़ी हैं कि भाई कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी देश का पार्टी हो जो देश चला रही हो, विदेश नीति के मामले में सब एक हो जाते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी इसी को बोला जाता है और हमें इस मैच्योर डेमोक्रेसी का नागरिक होने का गर्व होना चाहिए। जी दीपक जी। लखेड़ा साहब, मेरा जो सवाल है वो ये कि संदीप जी ने कहा कि भाई बड़ा सेंसिटिव मामला है, बांग्लादेश में अगर मसला नहीं सुलझा, भले ही वो दूसरा देश हो, लेकिन बांग्लादेश ऐसा देश है, एकमात्र ऐसा देश है, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका नहीं है, हमारे देश में बसा है। तीनों तरफ से बांग्लादेश की जो बाउंड्रीज हैं वो भारत में है, सिर्फ एक तरफ समंदर है। तो बांग्लादेश एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऐसा देश है जो हमारे देश में बसा हुआ है। अगर वहां पर मनुधने साहब कह रहे हैं अगर हिंसा और बढ़ी, वायलेंस और ज्यादा हुआ, सेकुलर गवर्नमेंट नहीं आई, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में मोदी के लिए कि किसी तरह से बांग्लादेश का जो मसला है हल किया जाए? देखिए, 3 तरफ से नहीं है, बांग्लादेश 4 तरफ से भारत का हिस्सा है। जो बांग्लादेश से लगने वाला जो समुद्र है उस पर भी हमारी नौसेना वाच करती है, मॉनिटर करती है और बांग्लादेश की जो नेवी है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करती है। तो ये कह सकते हैं कि ये सराउंडेड है, इनसर्कल्ड है चारों तरफ से, और बांग्लादेश का जो एग्जिस्टेंस है वो भारत के साथ को एग्जिस्टेंस पे ही निर्भर करता है।
वो पाकिस्तान नहीं है कि पाकिस्तान ईरान के रास्ते आप मिडिल ईस्ट में चले जाएं। बांग्लादेश कहीं जा नहीं सकता है हमारे बिना, हमारी रेल के बिना, हमारी एयर स्पेस के बिना, हमारे साथ जो उसके व्यापारिक फीस के बिना रिलेशनशिप है, जी, हमारे समुद्र के बिना वो कहीं जा नहीं सकता है। तो चारों तरफ से। एंड दूसरी बात है कि देखिए वो भारत की कोख में पैदा हुआ है और कल्चरली हमारा जो पश्चिम बंगाल है और पूर्वी बंगाल जिसको कहते थे, जो जब भी पाकिस्तान का हिस्सा था, अब तो उसको बांग्लादेश नाम दिया गया है जब से वो अलग हुआ। तो ये कल्चरली सांस्कृतिक रूप से बहुत अभिन्न तौर पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के यहाँ ट्रेड बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड होता है। और मैं तो ये मानता हूं कि इतना ट्रेड अपने पड़ोस में मिलाकर के भी पड़ोसी देशों से नहीं है जितना अकेला बांग्लादेश से है। टेक्सटाइल मतलब आप कह रहे हैं कि बिजनेस, अरबों खरबों रुपए का बिजनेस भारत का है, उस पर भी नुकसान हो रहा है, आर्थिक चोट भी पड़ रही है दोनों देशों का। अगर भारत का ट्रेड उसके साथ क्लोज होता है, उस पर तो उसकी तो लुटिया डूबेगी ही डूबेगी। भारत को भी बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे सर्वदलीय बैठक बहुत अच्छी हुई है। प्रधानमंत्री को यह सर्वदलीय बैठक को लीड करना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसको लीड नहीं किया। ये एक किस्म से जो कूटनीतिक क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको लगता है कि प्रधानमंत्री जी को मौके पर फ्रंट में आना चाहिए, नहीं आए। उसका क्या कारण है उसमें टिप्पणी में डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारे पास काफी दिनों का वक्त है कि हम लोग इसकी एनालिसिस कर पाएंगे। लेकिन मैं बहुत बहुत स्पष्ट शब्दों में यह कह सकता हूं कि भारत के सामने ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हैं। भारत सीधा दखलंदाजी देने के दूर दूर तक भी सोच नहीं सकता है। बड़ी बात आपने, 2-3 बड़ी बात कही लखेड़ा साहब। आपने कहा कि एक तो सिचुएशन बहुत ही नाजुक है इस वक्त बांग्लादेश में, और भारत का जो इंटरेस्ट है सीधे बांग्लादेश से डायरेक्टली कंसर्न है। बिजनेस का बहुत नुकसान होगा खरबों रुपए में दोनों देशों को। दूसरी चीज आपने कही कि मिलिट्री टू मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग है। बांग्लादेश आर्मी इज नॉट पाकिस्तान आर्मी। बांग्लादेश आर्मी को कहीं ना कहीं इंडिया ने ही क्रिएट किया, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और हमारी आर्मी उनकी आर्मी को समझाने की कोशिश कर रही है कि भैया मिलिट्री रूल से बचो और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रोसेस आगे कर दो। और तीसरी बात आपने कही कि आपके तमाम बांग्लादेश के डेलीगेशन से मुलाकात होती रहती है, और आपका ऐसा मानना है कि बांग्लादेश का जो मुसलमान है, जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं, सेकुलर नेचर के हैं, वो कोई जिहादी एलिमेंट्स इस तरह के नहीं है वहां पर। तो ये आपने 3 बातें कही, लेकिन मैं मनोधने जी आपके पास आ रहा हूं। अब देखिए एक तो फैक्ट है संदीप जी, फैक्ट ये है कि भाई अब जैसे शेख हसीना है, शेख हसीना को तो कांग्रेस ने ही एक तरह से उनकी फैमिली को आगे बढ़ाया, क्रिएशन तो कांग्रेस का ही था। फिर मोदी जी ने भी अपना लिया, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी क्या कांग्रेस की क्या बीजेपी की एक ही है देश की। अब शेख हसीना हमारे साथ नहीं है, वो तो एक विलेन बन चुकी है, खलनायिका बन चुकी है। पूरे देश का जो सेंटीमेंट है बांग्लादेश का उनके अगेंस्ट है। अब ये बताइए साहब कि जो नई सरकार बनेगी तो भारत को क्या करना होगा, क्योंकि वो जो नई सरकार है वो चीन की तरफ झुक सकती है, वो आईएसआई की तरफ झुक सकती है, किसी और की शक्ति की तरफ झुक सकती। तो अब भारत के लिए चैलेंज है, मोदी जी के लिए चैलेंज क्या है सबसे बड़ा? जी देखिए, ऐसा नहीं है कि पिछले 10 से 11 सालों में मोदी सरकार ने सिर्फ आवामी लीग और शेख हसीना से संबंध बनाए थे। बीएनपी से भी और बांग्लादेश की सेना से भी लगातार चर्चाएं चलती रहती थी, और भारत के अधिकारी उन नेताओं से और मिलिट्री ऑफिसर से भी बांग्लादेश जाके मिलते रहते थे। तो ऐसा नहीं है कि तालिबान के साथ अफगानिस्तान में जैसे रिश्ते पूरी तरह से कट ऑफ थे, और वो पिछले 1-1.5-2 सालों में ही भारत सरकार ने पुनर्स्थापित किए, जो कि बहुत दिक्कत हुई। फिर बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में हमारे रिश्ते जीवंत हैं, और अभी कम से कम वकारुज्जमान जो वहां के आर्मी चीफ हैं जिन्होंने कमान संभाली है, अभी इस वक्त तक उनका जो स्टांस है वो काफी न्यूट्रल स्टांस है। ऐसा वाकई में लग रहा है कि वो एक इंटरिम सरकार के बाद प्रॉपर चुनाव करवाने के पक्ष में दिख रहे हैं। सभी पार्टियों के और स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ में लेके चलने को तैयार हैं, मोहम्मद यूनुस को साथ में लेने को तैयार हैं। अभी तक ऐसा लग रहा है। अब आपको संदीप जी क्या लग रहा है, आपको क्या, एक मिनट में यहाँ पर एक सवाल मतलब रह जाएगा। आपकी जो वहां लगातार एक्सपर्ट से बात हो रही है, आपको क्या लग रहा है कि ये 8-10 दिन के बाद ये वायलेंस खत्म होगी, लोगों का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन ये निकलने के बाद आपको लगता है विल देयर बी अ पीस प्रोसेस,
8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, ऐसा कुछ आपको लगता है? उम्मीद है आपको? ये स्थिति हाथ से निकल चुकी है? 100%